मित्रों नमस्कार। एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल स्टूडेंट क्लासेज प्रयागराज में। हम लोग हैं अपने करंट अफेयर्स के सेशन में, तो फटाफट हो जाइए तैयार और कर दीजिए एक एक लाइक और शेयर और आ जाएं हम लोग अपने सेशन पर। हम लोग आज कवर करेंगे मई 2022 के करंट अफेयर्स को। ये मई का करंट अफेयर्स थोड़ा डिले रहा, कारण रहे कि एग्ज़ाम थे, लगातार 2 बड़े एग्ज़ाम इस महीने में थे, तो उसकी व्यस्तता की वजह से थोड़ा सा डिले रहा, लेकिन आपके बीच है और फटाक से हर बार की तरह जैसे स्टडी करंट अफेयर्स हम लोग कवर करते हैं, इस बार भी करेंगे। मंथली कवर करते हैं, साल में 15 वीडियो अधिकतम लेते हैं, 15 घंटे अधिकतम लेते हैं, 350 सवाल और इसी में पूरा का पूरा करंट अफेयर्स कवर करते हैं। तो जल्दी से आप लोग रेडी हो जाइए और पेन कॉपी अपने नोट्स खोल लीजिए। हर बार की तरह इस बार भी करंट अफेयर्स के सेशन में हम लोग सबसे पहले बात करेंगे अंतर्राष्ट्रीय तिथि दिवस। जितनी भी नई इस महीने कोई रिपोर्ट आई होगी, कोई इंडेक्स आया होगा, प्रमुख पुरस्कार हुए होंगे, प्रमुख खेल आयोजन हुए होंगे, प्रमुख नियुक्तियां हुई होंगी, अंतर्राष्ट्रीय समिट हुई होगी, इन सब को हम लोग एक साथ कवर करेंगे जो हमारे स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू से जरूरी हैं। तो पेन कॉपी लेकर हो जाइए तैयार फटाफट और मानसिक कसरत के लिए भी आप तैयार रहिए। चलिए शुरू किया जाए आज का सेशन। सबसे नमस्कार। चलिए आज से शुरुआत करते हैं। चलिए आज के सेशन की शुरुआत करते हैं हम लोग सबसे पहले अंतर्राष्ट्रीय तिथि दिवस। मई महीने के प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय तिथि दिवस जो हमारे लिए बहुत जरूरी होते हैं उसे हम लोग कवर करेंगे। और उसमें देखिए सबसे पहले आपको दिख रहा है 1 मई। ये तो दुनिया जानती भी है, 1 मई को प्रतिवर्ष हम लोग मनाते हैं अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस। 3 मई विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक दिवस, विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस, जल्दी से नोट करिए। 8 मई विश्व रेड क्रॉस दिवस और प्रवासी पक्षी दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। 11 मई को प्रतिवर्ष हम लोग राष्ट्रीय तकनीकी दिवस के रूप में मनाते हैं और 22 मई को हम लोग जैव विविधता दिवस के रूप में मनाते हैं और 28 मई को विश्व भूख दिवस के रूप में मनाते हैं। तो देखिए मई महीने के ये प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय तिथि दिवस हैं, इसे आप नोट करेंगे। जैसे हर महीने मंथली करंट अफेयर्स में सबसे पहले आप नोट करते हैं, इसे भी नोट करेंगे। फटाफट आप इसे नोट कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, जल्दी से अपने नोट्स में अपडेट करेंगे जिससे हम लोग अपने सेशन को आगे बढ़ा सकें। जो लोग नए हैं वो प्रॉपरली इस बात को ध्यान में रखें कि मंथली करंट अफेयर्स हमारा आता है और महीने भर की खास एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो हमारे लिए ज़रूरी हैं, बहुत स्ट्रेटेजिक हैं, हम उसको कवर करते हैं। और कंसाइज नोट्स आप लोग बनाते हो हमारे वीडियो पर और आप अपनी गूगल के वेबसाइट पर www.studentclassesprayagraj.com पर करंट अफेयर्स के मासिक प्रश्न मॉक टेस्ट भी देते हो और यहाँ पर उपलब्ध है सभी विषयों पर टॉपिक वाइज प्रैक्टिस क्वेश्चन भी। तो वहाँ जाना न भूलें, रेगुलर विजिट जरूर करें। चलिए मेरे ख्याल से आप इसे नोट कर चुके होंगे। हमारे लिए जो मई महीने की जरूरी तारीख है 1 मई, 3 मई, 8 मई, 11 मई, 22 मई और 28 मई। आइए बात करते हैं अब आगे अगले सेशन में प्रमुख पुरस्कारों पर। इस महीने के जो प्रमुख पुरस्कार दिए गए हैं उसमें जो सबसे मुख्य पुरस्कार है वो है बुकर प्राइज 2022 और कांस फिल्म फेस्टिवल 2022। इन 2 पुरस्कारों पर बात करते हैं और एक मेडल और भारतीय सेना को मिला है अपनी उपलब्धियों के लिए, उस पर भी बात किया जाएगा। लेकिन सबसे प्रमुख है बुकर प्राइज 2022। बुकर प्राइज 2022 ये साहित्य का प्रतिष्ठित पुरस्कार है, विश्व में साहित्य का प्रतिष्ठित पुरस्कार है और ये जो बुकर प्राइज 2022 है पहली बार किसी हिंदी लेखिका को गया है, पहली बार किसी हिंदी लेखिका को गया है, इसलिए ये और महत्वपूर्ण हो जाता है। और वो हैं गीतांजलि श्री। गीतांजलि श्री हिंदी लेखिका हैं और इनका उपन्यास है रेत समाधि। इन्होंने उपन्यास लिखा रेत समाधि, उसके इंग्लिश वर्जन के लिए इन्हें
बुकर पुरस्कार दिया गया है और गीतांजलि श्री का संबंध उत्तर प्रदेश से है। इनका जन्म मूलतः उत्तर प्रदेश के मैनपुरी जिले में हुआ था, उत्तर प्रदेश के मैनपुरी जिले में हुआ था। तो इसे आप नोट करेंगे। पहली बार किसी हिंदी लेखिका को गीतांजलि बुकर प्राइज पुरस्कार मिला है और ये साहित्य का प्रतिष्ठित पुरस्कार है। ये इंग्लैंड में जो बुकर कमेटी है उसके द्वारा दिया जाता है, पब्लिकेशन है उसके द्वारा दिया जाने वाला पुरस्कार है। फटाफट आप इसे नोट करेंगे। रेत समाधि इनका उपन्यास है और ये पहली हिंदी लेखिका हैं जिन्हें ये पुरस्कार दिया गया। और आप मानसिक कसरत भी करते रहेंगे। आप बताएंगे कि गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर को 1913 में उनकी किस रचना के लिए नोबेल का साहित्य पुरस्कार मिला था। कमेंट बॉक्स में आप आंसर करेंगे कि रविन्द्रनाथ टैगोर को उनकी किस रचना के लिए 1913 में नोबेल पुरस्कार मिला था, साहित्य का नोबेल पुरस्कार मिला था। भारत पहले भारतीय हैं जिन्हें नोबेल पुरस्कार मिला था, गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर। फटाफट आप बताएंगे। तो जो लोग गीतांजलि आंसर दे रहे हैं बिल्कुल सही है और गीतांजलि श्री नाम की लेखिका को इस बार बुकर पुरस्कार दिया गया है, पहली हिंदी लेखिका हैं। बात कर लेते हैं कांस फिल्म फेस्टिवल 2022 की। पिछले अप्रैल महीने के करंट अफेयर्स को कवर करने में हम लोगों ने देखा था कांस फिल्म फेस्टिवल में एक भारत की अभिनेत्री जिन्हें जूरी मेंबर बनाया गया था, दीपिका पादुकोणे, आपने नोट किया था। और वहीं से इस बार है प्रश्न कि ये पहली 2022 में भारतीय डॉक्यूमेंट्री ऑल द ब्रिज को गोल्डन आई पुरस्कार प्राप्त हुआ है। डॉक्यूमेंट्री, फिल्म नहीं, फिल्म और डॉक्यूमेंट्री में अंतर होता है। तो ये फिल्म नहीं है, डॉक्यूमेंट्री है, उसे पुरस्कार मिला है। और इसके निर्देशक हैं सोनक सेन, इसके निर्देशक हैं सोनक सेन और पर्यावरण पर आधारित ये डॉक्यूमेंट्री है। दिल्ली में जो पर्यावरण प्रदूषण बढ़ रहा है उससे जो झीलों पर प्रभाव पड़ रहा है, उससे जो पक्षियों पर इफेक्ट है, उस पर ये दो भाइयों की कहानी है। और डॉक्यूमेंट्री किसी न किसी ओरिजिनल कहानी पर ही बेस्ड होती है। तो इसे आप नोट करेंगे। कांस फिल्म फेस्टिवल 2022 में भारतीय डॉक्यूमेंट्री ऑल द ब्रिज को गोल्डन आई पुरस्कार दिया गया है और यह डॉक्यूमेंट्री प्रदूषण पर आधारित है। इसके अलावा अगर आप बात करेंगे कि पाम डी ओर पुरस्कार, पाम डी ओर माने बेस्ट फिल्म का पुरस्कार जो किसे गया है, ट्रायंगल ऑफ सैडनेस, ट्रायंगल ऑफ सैडनेस को बेस्ट फिल्म का पुरस्कार दिया गया है। तो स्पेशली आप भारत वाली डॉक्यूमेंट्री को भी याद रखेंगे। और ये कांस फिल्म पुरस्कार 1946 से दिया जा रहा है, फ्रांस की सरकार द्वारा दिया जाता है। 75वां सेशन था, ये 75वां सेशन था। और 2022 में भारत को कंट्री ऑफ ऑनर का दर्जा दिया गया है। कांस फिल्म फेस्टिवल में 2022 में भारत को ऑनर ऑफ कंट्री ऑफ ऑनर का दर्जा दिया गया है। ठीक, तो ये दो मेजर पुरस्कार। इसके अलावा भारत की सेना जो शांति सेना के रूप में यूएनओ जगह जगह पर जहां डिस्टर्बेंस होते हैं विश्व में शांति सेना भेजती है और शांति सेना में भारतीय सेना का योगदान विशेष होता है। और ये जो शांति सेना है, ये भारत की शांति सेना दक्षिणी सूडान में कार्यरत है। वहाँ पर उनके कार्यों के लिए यूएन मेडल से नवाजा गया है। तो दक्षिणी सूडान में भारत की जो सेना है शांति सेना के रूप में, यूएनओ की शांति सेना के रूप में, उसे यूएन मेडल से नवाजा गया है। तो ये भी एक पुरस्कार है। आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि दक्षिणी सूडान किस महाद्वीप का देश है। जल्दी से आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि दक्षिणी सूडान किस महाद्वीप का देश है। तो जो लोग अफ्रीका बता रहे हैं बिल्कुल सही है, अफ्रीका जो बता रहे हैं बिल्कुल सही है। चलिए हम लोग बात करते हैं कुछ प्रमुख खेल आयोजन हुए हैं उस पर। मई महीने के करंट अफेयर्स के सेशन को आगे बढ़ाते हैं। आप नोट करते चलेंगे, जो नए हैं प्रॉपरली, जो पुराने हो चुके हैं, हमसे जुड़े हैं कई सेशन से, उन्हें पता है कि हम लोग कैसे स्ट्रेटेजिक कवर करते हैं। और इस स्ट्रेटेजिक और बहुत ही सधे हुए करंट अफेयर्स का फायदा है। आप सिविल सर्विसेज के एग्जाम के भी पेपर उठा कर देखेंगे तो आपके इस छोटे से सेशन से सवाल आए हैं। और यूपी पीसीएस के पेपर के तो बात ही छोड़ दीजिए, उसके करंट अफेयर्स के सवाल
लगभग सभी आपके अपने सेशन से आए हैं। और कोई एग्ज़ाम छोटा बड़ा यूपीएसआई एसएससी के सारे एग्ज़ाम सब जगह आपका करंट अफेयर्स बिल्कुल फिट बैठता है। आपको बस एक काम करना होता है कि वीडियो के बाद गूगल पर वेबसाइट में मॉक टेस्ट देना न भूलें। प्रमुख खेल आयोजन में सबसे पहले महत्वपूर्ण बात है आईपीएल 2022। आईपीएल 2022 मई में संपन्न हुआ और ये भारत में ही इस बार संपन्न हुआ। कोविड के दौर में इसे बाहर संपन्न किया गया था, लेकिन इस बार इस पूरे सेशन में कुल 10 टीमों को मौका मिला और 2 नई टीम इस बार शामिल रहीं। एक तो गुजरात टाइटंस और लखनऊ, ये 2 नई टीम इस बार शामिल हुई और 15वां सेशन था। और इस बार की विजेता टीम है जो इस बार डेब्यू कर रही थी, गुजरात टाइटंस। तो विजेता टीम रही गुजरात टाइटंस 2022 के सेशन में और उप विजेता है राजस्थान रॉयल्स। अगर बात करें कि गुजरात टाइटंस के कैप्टन कौन है, तो हार्दिक पांड्या हैं। देखिए, ये पहली बार ये टीम आई और इसने इस सेशन में, अगर बात किया जाए कि आईपीएल में अब तक सबसे ज़्यादा बार किसने खिताब जीता है, तो वो 5 बार मुंबई इंडियंस को ये अवार्ड गया है। माने सबसे ज़्यादा बार आईपीएल की विजेता टीम है मुंबई इंडियंस। तो आप आईपीएल 2022 मई 2022 में संपन्न हुआ, भारत में संपन्न हुआ। कुल 10 टीमों को मौका मिला, 2 नई टीम इस बार शामिल रहीं, लखनऊ और गुजरात टाइटंस। इस बार की विजेता टीम है 2022 15वें सीजन की विजेता टीम है गुजरात टाइटंस, जिसके कैप्टन हैं हार्दिक पांड्या, और उप विजेता टीम रही राजस्थान रॉयल्स। तो इतनी बातों को आप नोट करेंगे अपने बाकायदा प्रॉपर नोट्स में। फिर हम लोग बढ़ते हैं आगे, इस पर आईपीएल के और बातों पर बात करते हैं। और सबसे ज़्यादा बार अब तक 5 बार मुंबई इंडियंस विजेता रही है। अगर देखा जाए तो फाइनल मैच में प्लेयर ऑफ द मैच रहे हार्दिक पांड्या। हार्दिक पांड्या फाइनल मैच में प्लेयर ऑफ द मैच रहे। ऑरेंज कैप जो मिला वो जॉन बटलर को मिला है। ऑरेंज कैप मिला है जॉन बटलर को और पर्पल कैप का पुरस्कार गया है यजुवेंद्र चहल को। तो ऑरेंज कैप बेस्ट बैटिंग के लिए जाता है और पर्पल कैप बॉलिंग के लिए दिया जाता है। इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द सीजन रहे उमरान मलिक ये अवार्ड गया है। और गेम चेंजर ऑफ द सीजन मैकिंसन सीबस को गया है। तो आप इतने कम से कम पुरस्कारों को नोट करेंगे, जल्दी से आप कम से कम इतने पुरस्कारों को जरूर नोट करेंगे। इतने अवार्ड्स आपको नोट करने होते हैं। फटाफट आईपीएल 2022 को आप प्रॉपरली नोट करेंगे। 15वां सीजन इंडिया में संपन्न हुआ, 2 नई टीम, टोटल 10 टीम शामिल हुई। गुजरात टाइटंस विजेता रहा, जिसके कैप्टन रहे हार्दिक पांड्या। चलिए, मेरे ख्याल से आप इसे नोट कर चुके होंगे। हम लोग बढ़ते हैं आगे। आईबीए वुमेन्स वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2022 संपन्न हुआ है। आईबीए वुमेन्स बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2022 संपन्न हुआ है। और अगर बात करें आयोजन स्थल की, अगर बात किया जाए कि इसका आयोजन स्थल कहाँ रहा, तो इस्तांबुल तुर्की में रहा। तो आप इसे नोट करेंगे, इस्तांबुल तुर्की में। और यहाँ पर भारतीय महिला बॉक्सर निकहत जरीन ने गोल्ड मेडल जीता है। और किसे पराजित किया है? इन्होंने थाईलैंड के बॉक्सर को पराजित किया। तो निकहत जरीन को आप ध्यान रखेंगे, भारतीय महिला बॉक्सर, इन्होंने गोल्ड मेडल प्राप्त किया है। और ये कहाँ हुआ संपन्न? इस्तांबुल तुर्की में। फटाफट आप कमेंट बॉक्स में मानसिक कसरत करेंगे। विश्व के 2 ऐसे कौन से देश हैं जिनकी भूमि 2 महाद्वीपों में है? विश्व के 2 ऐसे कौन से देश हैं जिनकी भूमि का विस्तार 2 महाद्वीपों में मिलता है? जल्दी से इतनी मानसिक कसरत करते हुए आप आगे बढ़ेंगे। फटाफट मानसिक कसरत भी करते रहें, नोट भी करते रहें। स्टडी करंट अफेयर्स को शेयर और लाइक करना न भूलें। तो इसे आप नोट कर लिए होंगे। जो लोग
आंसर दे रहे हैं रूस और तुर्की, बिल्कुल सही। रूस और तुर्की दुनिया के दो ऐसे महादेश हैं जिनका विस्तार यूरोप और एशिया दोनों में है, यूरोप और एशिया दोनों में है। चलिए हम अपने सेशन को बढ़ाते हैं आगे और बात करते हैं प्रमुख नियुक्तियों पर। तो कुछ मई महीने में देश और विदेश में प्रमुख नियुक्तियां हुई हैं, आइए उसकी बात कर लेते हैं। सबसे पहले अमेजन कंपनी पर बात करते हैं। इनके सीईओ हुआ करते थे जेफ बेजोस। अब वो इस कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में अध्यक्ष पद पे चले गए हैं और एंडी जेसी को अमेजन कंपनी का सीईओ नियुक्त किया गया है। तो अमेजन कंपनी के नए सीईओ कौन हैं? अमेजन कंपनी के नए सीईओ हैं एंडी जेसी। फटाफट इसे आप नोट करेंगे। चलिए, एंथनी अल्बेनीज ये प्रधानमंत्री पद पर नियुक्त हुए हैं। कहां पर प्रधानमंत्री चुने गए हैं? ऑस्ट्रेलिया में प्रधानमंत्री चुने गए हैं। तो और लेबर पार्टी से शिरकत करते हैं और लेबर पार्टी को वहां पर जीत मिली है। एंथनी अल्बेनीज, फटाफट आप इसे भी नोट करेंगे। इसके अलावा अमेरिका की खुफिया एजेंसी CIA विश्व में जानी जाती है अपने खुफिया तंत्र के लिए। इन्होंने पहली बार भारतीय मूल के व्यक्ति नंद मूलचंदानी को अपना चीफ टेक्निकल ऑफिसर नियुक्त किया है। चीफ टेक्निकल ऑफिसर नंद मूलचंदानी भारतीय मूल के हैं। नंद मूलचंदानी को अपना चीफ टेक्निकल ऑफिसर नियुक्त किया है CIA। वहाँ पर FBI भी है और CIA है। वहाँ पर CIA वहाँ की सबसे मुख्य खुफिया एजेंसी है और वहाँ की सबसे बड़ी जो संघीय जांच एजेंसी है वो FBI है। जैसे हमारे यहाँ CBI है, हमारे देश में CBI संघीय जांच एजेंसी है, केंद्रीय जांच एजेंसी है। इसके अलावा अगर खुफिया तंत्र की बात करें तो भारत में दो प्रकार के खुफिया तंत्र काम करते हैं, एक तो रॉ और IB। चलिए, मेरे ख्याल से आप इसे नोट कर चुके होंगे। बढ़ते हैं हम लोग आगे। विनय कुमार सक्सेना को दिल्ली का उपराज्यपाल नियुक्त किया गया है। और दिल्ली के उपराज्यपाल के पद पर जो अभी तक बैजल साहब थे उनके स्थान पर इन्हें नियुक्त किया गया है। और आप जानते हैं कि यूनियन टेरिटरीज का जो शासन है वो भाग 8 संविधान के भाग 8 के अकॉर्डिंग चलता है। तो दिल्ली और पांडिचेरी और जम्मू कश्मीर ये 3 जगह पर यूनियन टेरिटरीज ऐसी हैं जहां पर विधायिका है, इलेक्शन होता है और मुख्यमंत्री चुने जाते हैं। और बाकी जगहों पर सामान्य एक कमेटी होती है, उपराज्यपाल या महाप्रशासक होता है, उसके माध्यम से शासन प्रशासन चलता है। ठीक, चलिए, इसके अलावा राजेश भूषण हैं, भारत के राजेश भूषण हैं। इनको विश्व स्वास्थ्य सभा ने समिति B, वहाँ पर कमेटी B है, उसका अध्यक्ष चुना है। तो भारत के राजेश भूषण विश्व स्वास्थ्य सभा द्वारा वहाँ की कमेटी B के अध्यक्ष चुने गए हैं। तो आप नोट करेंगे, राजेश भूषण भारत के हैं। इसके अलावा WHO के जो महानिदेशक हैं, टेड्रस, उन्हें फिर से दूसरा कार्यकाल दिया गया है। उनका कार्यकाल मई महीने में ही पूरा हो रहा था और WHO के महानिदेशक का कार्यकाल 5 वर्षों का होता है और इन्हें फिर से नियुक्त किया गया है, जो पिछले कोविड के दौर से बहुत चर्चा में रहे हैं और फिर से इन्हें दूसरा कार्यकाल प्रदान किया गया है। ये देखा जाए तो मूलतः इथोपिया के हैं, इथोपिया देश से हैं और ये एक कार्यकाल पूरा किए हैं 5 वर्षों का, फिर दूसरा 5 वर्ष का कार्यकाल मिला है। जल्दी से आप कमेंट बॉक्स में आंसर करेंगे कि WHO का मुख्यालय कहाँ है। जल्दी से आप कमेंट बॉक्स में आंसर करेंगे कि WHO का मुख्यालय कहाँ है। फटाफट आप सब कमेंट बॉक्स में मानसिक कसरत करें।
चलिए फटाफट आप सब कमेंट बॉक्स में आंसर करें। चलिए फटाफट आप सब कमेंट बॉक्स में आंसर करें। और हम लोग बात कर रहे हैं मई महीने की प्रमुख नियुक्ति पर, और इसी महीने नियुक्ति हुई है। भारतीय सेना में एक उपलब्धि हुई है। इंडियन आर्मी की बात मैं कर रहा हूँ, इंडियन एयरफोर्स की बात मैं नहीं कर रहा हूँ। भारतीय सेना की पहली महिला पायलट अभिलाषा बराक बनी है। अभिलाषा बराक भारतीय सेना इंडियन आर्मी की पहली महिला फाइटर पायलट बनी है। अब आपको लगेगा कि अवनी चतुर्वेदी और एक नाम आता है शिवांगी सिंह, तो हम तीनों नाम एक साथ लेते हैं। अभिलाषा बराक इंडियन आर्मी में, भारत की थल सेना में पहली महिला फाइटर पायलट बनी है। अवनी चतुर्वेदी एयरफोर्स की, भारतीय वायुसेना की पहली महिला फाइटर पायलट थी। और शिवांगी सिंह राफेल विमान उड़ाने वाली पहली महिला पायलट हैं, भारत में पहली महिला पायलट हैं। तो ये तीनों नाम एक साथ आप ध्यान में रखेंगे, तीनों नाम एक साथ आपको ध्यान में रखना है। तो आप इसे नोट करेंगे, ये भारतीय महिलाओं की उपलब्धि है, आप इसे फटाक से नोट करेंगे। चलिए हम लोग बढ़ते हैं आगे, अपने सेशन को आगे ले चलें। उसके पहले आप थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन है, ये आपका अपना यूट्यूब चैनल स्टूडेंट क्लासेस प्रयागराज, यहाँ पर मैथ, रीजनिंग, जीएस, हिंदी और स्टैटिक करंट अफेयर्स प्रॉपरली है। आपको अपने चैनल के प्लेलिस्ट में जाना है। हिंदी टॉपिक वाइज वर्णमाला से लेकर सभी टॉपिक कवर किए गए हैं और सभी टॉपिक पर एमसीक्यूज लगे हैं, अर्थात मॉक टेस्ट लगा है। इसके अलावा गूगल पर आपके सपोर्ट के लिए आपकी वेबसाइट है www.studentclassesprayagraj.com। यहाँ पर आपको एक तो डेली मॉक टेस्ट होता है रात में 8 से 10 बजे। इसके अलावा सभी विषयों पर टॉपिक वाइज प्रैक्टिस क्वेश्चन लगे हैं, वहाँ जाकर के आप एक उच्च स्तरीय प्रैक्टिस सेट है, किसी भी एग्जाम से पहले हमारे इस प्रैक्टिस सेट को लगा करके जरूर जाएं, उसका फ़ायदा आपको एग्जाम में तुरंत दिखेगा। ठीक, तो चलिए इसे ध्यान रखिए। और हाँ, अगर आप वेबसाइट और यूट्यूब पर गए तो शेयर करना न भूलें। चलिए हम लोग अपने सेशन को आगे बढ़ाते हैं, बात करते हैं प्रमुख रिपोर्ट और इंडेक्स। जो इस महीने कुछ प्रमुख रिपोर्ट और इंडेक्स आई हैं, उसमें एक तो नीति आयोग द्वारा एक एनर्जी क्लाइमेट इंडेक्स आया है, स्टेट एनर्जी क्लाइमेट इंडेक्स नीति आयोग द्वारा जारी किया गया है। और उसमें 3 श्रेणियों में नीति आयोग की रिपोर्ट जो आती है भारत में 3 श्रेणियों में, बड़े राज्यों का ग्रुप, छोटे राज्यों का ग्रुप और जो केंद्र शासित प्रदेश हैं उनका ग्रुप। तो अगर इस स्टेट एनर्जी क्लाइमेट इंडेक्स में देखा जाए, जिसे नीति आयोग ने जारी किया है मई 2022 में, उसमें बड़े राज्यों पे सबसे टॉप पोजीशन पर गुजरात रहा है, दूसरा स्थान केरल का और तीसरा स्थान पंजाब का रहा है। तो ये बड़े राज्यों का टॉप 3 है। और छोटे राज्यों में देखा जाए तो गोवा, त्रिपुरा और मणिपुर, सबसे टॉप पर छोटे राज्यों पर गोवा आगे रहा है और त्रिपुरा और मणिपुर। और केंद्र शासित प्रदेशों में सबसे आगे चंडीगढ़, फिर नाम आता है दिल्ली, फिर दमनदीप का। तो देखिए, ये नीति आयोग की स्टेट एनर्जी क्लाइमेट इंडेक्स पर रिपोर्ट आई है, ये जारी करता है नीति आयोग और पहली बार जारी किया है। उसमें 3 श्रेणियाँ, सबसे बड़े राज्यों में गुजरात सबसे टॉप पर, छोटे राज्यों में गोवा टॉप पर और केंद्र शासित प्रदेशों में चंडीगढ़ टॉप पर है। तो आप इसे नोट करेंगे और बताएंगे कि नीति आयोग का पूरा नाम क्या है। फटाफट कमेंट बॉक्स में आपको बताना है नीति आयोग का पूरा नाम क्या है। जल्दी से कमेंट बॉक्स में आपको बताना है कि नीति आयोग का पूरा नाम क्या है और यह कब अस्तित्व में आया। नीति आयोग का पूरा नाम क्या है और यह कब अस्तित्व में आया। फटाफट आप हमारे साथ मानसिक कसरत भी करते रहें। तो जो लोग बता रहे हैं नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, बिल्कुल सही है। और 1 जनवरी 2015 को योजना आयोग के स्थान पर यह संस्थान अस्तित्व में आया है। चलिए, इसके अलावा कोविड-19 के दौरान जो मृत्यु हुई थी पूरे विश्व में, उस पर WHO ने अपनी रिपोर्ट जारी की है। और अगर देखा जाए तो इस रिपोर्ट में WHO ने दिखाया है, अपनी रिपोर्ट में WHO ने दिखाया है कि पूरे विश्व में सबसे ज़्यादा मृत्यु कोविड से भारत में हुई। और उनके रिपोर्ट के आधार पर लगभग 47.4 लाख लोगों की मृत्यु, 47.4 लाख लोगों की, अर्थात 47,40,000 लोगों की मृत्यु
भारत में कोविड-19 से हुई है। और यह रिपोर्ट दिसंबर 2020 से दिसंबर 2021 के बीच की है। इस दौरान हुई मृत्यु की ये रिपोर्ट है। हालांकि भारत सरकार ने जो सरकारी आंकड़ा जारी किया है उससे ये 10 गुना अधिक है और भारत सरकार ने इस पर अपनी आपत्ति जताई है। WHO ने ये अपनी ये रिपोर्ट जो दी है वो बेस्ड है किस पर कि WHO ने अपनी मृत्यु की जो रिपोर्ट जारी किया है उसमें ये आधार लिया है कि किसी को कोविड हुआ और तुरंत मर गया, केवल इतने आधार पर नहीं, बल्कि कोविड हुआ और उसके बाद भी अगर हाल के दिनों में उसकी मृत्यु हुई, उन सभी मौत को इसमें शामिल किया गया है। तो इस आधार पर पूरे विश्व में क्या दिखाया गया है और सरकारी आंकड़ों से ये 10 गुना अधिक है। तो आप इसे नोट करेंगे, WHO की कोविड-19 की रिपोर्ट है। इसके अलावा RBI ने महंगाई नियंत्रण के लिए रेपो रेट बढ़ाकर 4.4% कर दिया है। कई साल बाद RBI ने रेपो रेट बढ़ाया है। रेपो रेट वह दर होता है, RR इसको कहते हैं, वह दर होता है जिस दर से बैंक RBI से ऋण प्राप्त करते हैं, धन प्राप्त करते हैं। तो रेपो रेट में वृद्धि का असर क्या होगा? रेपो रेट में वृद्धि का असर होगा कि बाजार में बैंकों को RBI से ऋण महंगा मिलेगा, तो बाजार में ऋण महंगा होगा और बाजार में ऋण महंगा होगा तो बाजार में लिक्विडिटी कम होगी, बाजार में मुद्रा की तरलता घटेगी। क्योंकि मुद्रा की तरलता की वजह से जो बाजार में डिमांड बढ़ी है और उससे जो महंगाई स्तर बढ़ा है, अर्थात मुद्रास्फीति बढ़ी है, महंगाई स्तर अपने उच्चतम स्तर पर पहुंची है, उसको नियंत्रित करने के लिए RBI ने 4.4% 40 अंकों की वृद्धि करते हुए 4.4% रेपो रेट कर दिया है। तो आपको ध्यान में रखना है, RBI ने नया रेपो रेट जो जारी किया है वो 4.4% है। मई में इस रेट को बढ़ाया गया है। तो RBI भारत का केंद्रीय बैंक है और आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि RBI की स्थापना कब हुई थी। आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि RBI की स्थापना कब हुई थी। तो बिल्कुल सही जिन लोगों का उत्तर आ रहा है 1935। RBI एक्ट 1934 के अंतर्गत अप्रैल 1935 में RBI की स्थापना हुई थी। तो बिल्कुल सही। इसके अलावा एक गुजरात में स्कीम है श्रेष्ठ जी परियोजना। तो एक तो श्रेष्ठ जी गुजरात में परियोजना है, तो किस राज्य की परियोजना है आपको ये ध्यान रखना है। इसके अलावा इस पूरे श्रेष्ठ परियोजना का नाम क्या है इसे आप नोट कर लेंगे। सिस्टम रिफॉर्म इंडीवर्स अचीवमेंट इन गुजरात। सिस्टम रिफॉर्म इंडीवर्स अचीवमेंट इन गुजरात। यह गुजरात राज्य की प्रमुख स्वास्थ्य वितरण प्रणाली को बदलने की मुख्य इस पूरे योजना का उद्देश्य है जो वहाँ का पूरा स्वास्थ्य वितरण प्रणाली है उसको परिवर्तित करना। और ये पूरा 500 मिलियन अमेरिकी डॉलर की परियोजना है और इस पूरे बड़ी परियोजना में 300 मिलियन डॉलर के साथ समझौता किसके साथ? विश्व बैंक के साथ ऋण समझौता हुआ है। इस परियोजना के लिए गुजरात राज्य को 300 मिलियन अमेरिकी डॉलर की सहायता कहाँ से मिल रही है? विश्व बैंक से मिल रही है। तो फटाफट आप इसे नोट करेंगे। श्रेष्ठ योजना गुजरात की है। इसका उद्देश्य है कि स्वास्थ्य व्यवस्था में आधारभूत संरचनात्मक परिवर्तन। पूरा 500 अमेरिकी मिलियन डॉलर की ये परियोजना है जिसमें 300 अमेरिकी मिलियन डॉलर की सहायता कहाँ से मिल रही है? ये मिल रही है WHO से, विश्व बैंक से, WB से। तो आप फटाफट कमेंट बॉक्स में मानसिक कसरत करेंगे कि विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है। कमेंट बॉक्स में आपको बताना है कि विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है। और लगभग जितने लोग जुड़े हैं अभी ऑफलाइन क्लासेज में, आपने इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में ये सारी बातें कवर कर रखी हैं। चलिए फटाफट आगे बढ़ते हैं। देखिए एक क्वाड 2022 की बैठक हुई है। 23 और 24 मई 2022 को क्वाड की बैठक हुई है जापान में, जापान के टोक्यो में। क्वाड का मतलब होता है कि चातुर्दिक। दरअसल इसमें 4 देश शामिल हैं, इंडिया, जापान, USA और ऑस्ट्रेलिया। और उसकी 23 और 24 मई को 2022 में बैठक हुई है। स्पेशली ये इंडो पैसिफिक रीजन जो दक्षिणी चीन सागर
मलक्का जल संधि, ये वाला एरिया है। इस एरिया में चूंकि इन चारों देशों के लिए ये बहुत महत्वपूर्ण एरिया है और स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत महत्वपूर्ण एरिया है, इसलिए क्वाड की लगातार एक जो संगठन बना है क्वाड, जापान का, ऑस्ट्रेलिया, यूएसए और भारत का, और कहीं ना कहीं अप्रत्यक्ष रूप से इस क्वाड के द्वारा चाइना को भी नियंत्रित करने का उद्देश्य है। और इस इंडो एशिया पैसिफिक रीजन में, इंडो पैसिफिक रीजन में जो ये चार देश हैं उनकी अपनी जो सुरक्षा है, उनकी अपनी जो आर्थिक हित हैं, उनको साधने के लिए क्वाड का गठन किया गया है। और इस क्वाड की बैठक जापान के टोक्यो में 23-24 मई को संपन्न हुई है। इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शामिल हुए। इसके अलावा दूसरा इंडिया नॉर्डिक समिट संपन्न हुआ है। दूसरी बार 4 मई 2022 को इंडिया नॉर्डिक समिट, इंडिया और यूरोप के नॉर्डिक समूह के देश इसमें शामिल हैं और ये बैठक संपन्न हुई है डेनमार्क की राजधानी कोपेनहेग में। डेनमार्क की राजधानी कोपेनहेग में ये बैठक जो संपन्न हुई है वो डेनमार्क की राजधानी कोपेनहेग में, और स्वीडन, डेनमार्क, नॉर्वे, फिनलैंड, आइसलैंड, ग्रीनलैंड, ये सब के सब नॉर्डिक कंट्रीज के अंतर्गत आते हैं। ये सब के सब नॉर्डिक कंट्रीज के अंतर्गत आते हैं। ठीक, तो आप इसे नोट करेंगे, नॉर्डिक समिट, दूसरा नॉर्डिक समिट। तो ये कुछ प्रमुख इंडेक्स इंटरनेशनल समिट थी। चलिए कुछ और मिसलेनियस बातें हैं, इसे हम लोग नोट करते हैं। छोटी छोटी मिसलेनियस राज्य की, देश की और विश्व की खबरें हैं। एक तो ये है कि नेशनल जियोग्राफिक सोसाइटी द्वारा माउंट एवरेस्ट पर 8,830 मीटर की ऊंचाई पर विश्व का सबसे ऊंचा मौसम स्टेडियम स्थापित किया है। दुनिया का सबसे ऊंचा मौसम स्टेडियम स्थापित किया है। तो अभी ये विश्व का सबसे ऊंचा मौसम स्टेडियम हिमालय क्षेत्र में ही स्थापित था और एवरेस्ट में ही स्थापित था, लेकिन ये उससे भी ऊपर स्थापित किया गया है। तो एक तो ये है। आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि माउंट एवरेस्ट किस देश में, माउंट एवरेस्ट जो धरती का पीक है वो किस देश में स्थित है। कमेंट बॉक्स में आपको बताना है माउंट एवरेस्ट किस देश में स्थित है। चलिए, इसके अलावा भारत का एक सुपर कंप्यूटर चर्चा में है। इसे IIT तिरुचिरापल्ली में स्थापित किया है और इसे CDAC द्वारा विकसित किया गया है। CDAC पुणे द्वारा विकसित किया गया है। इसका नाम है परम्पारुल भारत का लेटेस्ट सुपर कंप्यूटर है और इसे IIT तिरुचिरापल्ली में स्थापित किया है। CDAC पुणे द्वारा इसे स्थापित किया गया है। ठीक, तो आप इसे नोट करेंगे। ये मिसलेनियस विविध बातें हैं, छोटी छोटी बातें हैं। इसके अलावा आजकल भारत के संविधान का अनुच्छेद 142 चर्चा में है। तो आप पहले जान लें कि अनुच्छेद 142 क्यों चर्चा में है। अनुच्छेद 142 इसलिए चर्चा में है क्योंकि अनुच्छेद 142 की शक्ति का प्रयोग करते हुए सर्वोच्च न्यायालय ने राजीव गांधी, हमारे पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी के हत्यारों को रिहा किया है। तो 142 में है क्या, आर्टिकल 142 में सुप्रीम कोर्ट की इनहेरेंट पावर है, न्याय हित में जो उचित हो वो निर्णय लेने का अधिकार अनुच्छेद 142 में सुप्रीम कोर्ट को है। न्याय हित में वो कोई भी निर्णय ले सकती है। ठीक, इसके अलावा भारत में ड्रोन महोत्सव 2022 नई दिल्ली में आयोजित किया गया 27-28 मई और इसे इनॉग्रेट किया है PM मोदी ने, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 27-28 मई 2022 को नई दिल्ली में ड्रोन महोत्सव। आज जान रहे हैं कि ड्रोन संस्कृति को बढ़ावा दिया जा रहा है। इस साल के बजट में सीधे सीधे ड्रोन पर फोकस है और ड्रोन तकनीकी को बढ़ावा देने का प्रयास किया जा रहा है। इसके अलावा भारत के 2 राज्य कहाँ, उड़ीसा और छत्तीसगढ़ में, भारत के 2 राज्य उड़ीसा और छत्तीसगढ़ ने अपने यहाँ प्रस्ताव पारित किए हैं। जो नेशनल पार्क हैं, जो राष्ट्रीय उद्यान हैं, उसके अंतर स्थित जो गांव हैं उनमें जो आदिवासी निवास करते हैं उन सबको कम्युनिटी फॉरेस्ट रिसोर्स के अधिकारों की मंजूरी दी है। कम्युनिटी फॉरेस्ट रिसोर्स माने किसी भी नेशनल पार्क के अंतर्गत जो गांव हैं, गांव में रहने वाले आदिवासियों के जो अपने जंगलों से कुछ अधिकार हैं
सामुदायिक अधिकार हैं उन सबको प्राप्त करने का अधिकार कि उस तरह के अधिकारों को प्राप्त करने के लिए कानून को मंजूरी दिया है। 2 राज्य हमारे, एक तो उड़ीसा और दूसरा छत्तीसगढ़। तो आप इसे ध्यान में रखेंगे, इन 2 राज्यों में इस तरह के प्रस्ताव पारित किए गए हैं। इसके अलावा दुनिया का सबसे लंबा कांच का ब्रिज कहाँ बनाया गया है, तो ये वियतनाम में। हालांकि इसके पहले यह रिकॉर्ड चाइना के पास था, चाइना के रिकॉर्ड को तोड़ते हुए, चूंकि ये 2000 फीट लंबा है जो चाइना से काफ़ी बड़ा है। तो अब आज की तारीख में दुनिया का सबसे बड़ा कांच ब्रिज कहाँ बनाया गया है, वियतनाम में है। इसके अलावा भारत में बिहार राज्य के जमुई जिले में कई वर्षों से इस पर खोज जारी था, लेकिन अभी क्या तय हुआ है कि यहाँ पर देश का सबसे बड़ा स्वर्ण भंडार अनुमानित है। क्या खोज की गई है, बिहार के जमुई डिस्ट्रिक्ट में भारत के सबसे बड़े स्वर्ण भंडार का अनुमान लगाया गया है और बताया जा रहा है अनुमान में कि यहाँ पूरे देश के स्वर्ण भंडार का लगभग 44% हिस्सा कवर होता और जो अनुमान लगाया गया है करीब 22.28 करोड़ 22.28 करोड़ टन सोना यहाँ अनुमानित है। हालांकि अभी ये प्रोसेस में है। इसके अलावा केंद्र सरकार ने एमपी लोकल एरिया डेवलपमेंट स्कीम, जो सांसदों को अपने लोकल एरिया में डेवलपमेंट के लिए हर साल पैसा दिया जाता है, सांसद विकास निधि योजना है, उसके अंतर्गत जो ब्याज की रकम होती है केंद्र सरकार ने उस ब्याज की रकम के विकास कार्यों में प्रयोग पर रोक लगाई है। इसके पहले एमपी लेड स्कीम के अंतर्गत जो पैसा आवंटित होता था उसका ब्याज भी यूज करते थे, लेकिन अब इस पर रोक है और क्या प्रावधान कर दिया गया है कि एमपी लेड स्कीम में जो धन आवंटित किए जाते हैं उस पर जो ब्याज होगा उस ब्याज को कहाँ जमा किया जाएगा, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया CFI में भारत के समेकित निधि में जमा किया जाएगा। तो एक तो ये परिवर्तन है। इसके अलावा छत्तीसगढ़ का मुख्यमंत्री मितान योजना काफ़ी चर्चा में है। मुख्यमंत्री मितान योजना छत्तीसगढ़ का काफ़ी चर्चा में है और ये मुख्यमंत्री मितान का अर्थ मित्र होता है और इसके अंतर्गत जो सरकारी सर्विसेज हैं, राशन कार्ड है, आधार कार्ड है, इस तरह के जितने भी ई-गवर्नेंस की चीज़ें हैं उसके लिए अब आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, छत्तीसगढ़ सरकार आपके घर तक ये सारे प्रावधान करेगी। तो ये मुख्यमंत्री मितान योजना किस राज्य की योजना है आप ध्यान रखेंगे, छत्तीसगढ़ राज्य की योजना है। ठीक, तो ये कुछ मई 2022 महीने के प्रमुख स्ट्रेटेजिक करंट अफेयर्स थे। हम लोग करंट अफेयर्स स्ट्रेटेजिक कवर करते हैं और एग्जाम से पहले सभी पीछे के करीब 1 साल के करंट अफेयर्स को पढ़ करके और उस पर जो आपको क्वेश्चन दिए जाते हैं उन सारे क्वेश्चंस को हल करके आप जाते हैं। तो जल्दी ही आप अपनी वेबसाइट पर आज के इस वीडियो पर आधारित मॉक टेस्ट पाएंगे। तो मॉक टेस्ट पीछे से लगाना बिल्कुल न भूलिए और रोज रात 8 से 10 बजे के बीच मॉक टेस्ट में आप अपनी वेबसाइट पर जरूर शामिल होइए। जो विषय पढ़ रहे हो उस विषय के टॉपिक वाइज प्रैक्टिस क्वेश्चन, उच्च स्तरीय प्रैक्टिस क्वेश्चन जरूर जाएं अपनी वेबसाइट पर और उच्च स्तरीय कंसाइज नोट्स के लिए विजिट करें अपनी वेबसाइट www.studentclassesprayagraj.com पर। तो फटाफट इस सारी बातों को आप नोट करेंगे और इसके बाद इस पर जो आपको मॉक टेस्ट दिया जाएगा MCQs उसे जरूर लगाएंगे। एग्ज़ाम में जाने से पहले कम से कम पीछे के 1 साल के करंट अफेयर्स जो बिल्कुल आपके पास हैं उसे मेंटेन करके ही जाएंगे। तो फटाफट आप इसे नोट करें, जल्दी से आप इन सारी बातों को नोट करें और आज का करंट अफेयर्स का सेशन यहीं ख़त्म होता है और इसी तरह स्ट्रेटेजिक करंट अफेयर्स और बेहतर क्लासेस के साथ आपके बीच फिर से उपलब्ध होंगे। तो तब तक के लिए धन्यवाद।